नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली लेक्चर में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट क्वेश्चन के रूप में 15वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। और हाँ, आज के इस नए लेक्चर में सबसे पहले मैं 16वां क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उसके बाद जितने भी प्रश्न रह गए हैं इस एक्सरसाइज के उनको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट आज के इस नए लेक्चर को शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले 16वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो बताइए 16th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दो बिंदुओं P का कोऑर्डिनेट्स दिया है 2,3,4 तथा Q का कोऑर्डिनेट्स दिया है 4,1, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक 3D बना लेते हैं और इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को 3D के माध्यम से समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, इसलिए सबसे पहले 3D बना लेते हैं। तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस तथा इस अक्ष को जेड एक्सिस। ओके, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां पर कोई पॉइंट P है तथा यहां पर कोई पॉइंट Q है। ओके, तो बताइए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है। तो कहिएगा सर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2,3,4 तथा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 4,1, -2। अच्छा हाँ, ये क्या है। तो कहिएगा सर ये पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। क्या है ना, इन दोनों ही पॉइंट्स को, इन दोनों ही बिंदुओं को ओरिजिन पॉइंट्स मिला दीजिए। तो चलिए फटाफट ज्वाइन कर देते हैं। अब ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो जब ओरिजिन पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किए तो दो वेक्टर्स बना, दो सदिश बना, अर्थात दो स्थिति सदिश बना, दो पोजीशन वेक्टर्स बना। ओके, एक स्थिति सदिश बन गया OP और एक दूसरा स्थिति सदिश OQ बना। ओके, तो ओरिजिन पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करते ही दो स्थिति सदिश बन गया, दो पोजीशन वेक्टर्स बन गया। एक स्थिति सदिश बना है OP वेक्टर और दूसरा स्थिति सदिश बना है OQ वेक्टर। ओके, ये जो OP वेक्टर है पॉइंट P का, OP वेक्टर जो है पॉइंट P का स्थिति सदिश है तथा ये जो OQ वेक्टर है पॉइंट Q का स्थिति सदिश है। अब क्या है ना, अब इस पॉइंट P को पॉइंट Q से मिला दीजिए। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। मिला दिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छा हाँ, जब पॉइंट P को पॉइंट Q से मिलाए तो एक और वेक्टर बन गया PQ वेक्टर। पॉइंट P को पॉइंट Q से मिलाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद एक और नया वेक्टर बन गया PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर के बीच में, PQ वेक्टर के मध्य में, एकदम बीच में, समझ रहे हैं ना, मान लेते हैं कोई पॉइंट R है, मान लेते हैं PQ वेक्टर के बीचों बीच, PQ वेक्टर के एकदम मध्य में कोई पॉइंट R है। तो हम लोगों से कहा गया है कि इस R बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना, इस R बिंदु का पोजीशन वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो बताइए इस R बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। जैसे P बिंदु का पोजीशन वेक्टर OP है, P बिंदु का पोजीशन वेक्टर OP है। इसी प्रकार Q बिंदु का पोजीशन वेक्टर, Q बिंदु का पोजीशन वेक्टर OQ है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि R बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। तो जिस तरह P बिंदु का पोजीशन वेक्टर OP है, Q बिंदु का पोजीशन वेक्टर OQ है, इसी प्रकार R बिंदु का पोजीशन वेक्टर OR हो जाएगा। R बिंदु का पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा, OR हो जाएगा। तो पॉइंट O को R से ज्वाइन कर दीजिए। ओके बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये R पॉइंट जो है, ये बिंदु R जो है PQ वेक्टर के एकदम मध्य में है, एकदम बीच में है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट R जो है इस वेक्टर को किस अनुपात में विभाजित करेगी, किस रेशियो में विभाजित करेगी, फटाफट जवाब दीजिए। तो कहिएगा सर, क्योंकि ये पॉइंट R जो है एकदम मध्य में है, एकदम बीच में है, तो इसलिए ये पॉइंट R जो है इस PQ वेक्टर को 1:1 में विभाजित करेगी, 1:1 में विभाजित करेगी। क्योंकि जितना लंबाई इस खंड का होगा उतना ही लंबाई इस खंड का भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस खंड की लंबाई 5 इकाई है और इस खंड की भी लंबाई 5 इकाई है, तो 5 और 5 का अनुपात कितना आ जाएगा, 5 और 5 का रेशियो कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आ गया, 1:1 आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए P से लेकर के Q तक की टोटल लंबाई 12 इकाई है, कितना है, 12 इकाई है। पॉइंट P से लेकर के पॉइंट Q तक की टोटल लंबाई 12 इकाई है। ओके, क्योंकि पॉइंट R जो है इस वेक्टर के एकदम बीच में है, मध्य में है, तो पॉइंट P से पॉइंट R तक का लंबाई कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 12 में 2 से भाग दीजिए, तो 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो पॉइंट P से पॉइंट R तक का लंबाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार पॉइंट R से पॉइंट R तक की लंबाई 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 का अनुपात निकालिए, तो 6 कम 6, 6 कम 6, फिर से कितना आ गया, 1:1। तो क्योंकि ये R पॉइंट जो है PQ वेक्टर के एकदम मध्य में है, इसलिए R पॉइंट जो है इस PQ वेक्टर को 1:1 में विभाजित करेगी। ओके, समान अनुपात में विभाजित करेगी। चलिए अब हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बताइए ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो कहेगा सर ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 0,0,0 होता है। तो लिख दीजिए फटाफट, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। तो यहाँ से मैं कोई नहीं, यहाँ पर लिख देता है 0,0,0 होता है। ओके, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ओके, तो लिखिए प्रश्न से प्रश्न से 2,3,4 तथा 4,1,-2 क्रमशः बिंदुएं P तथा का निर्देशांक है। तो बताइए प्रश्न में क्या दिया है, तो कहिएगा सर प्रश्न में दिया है ये जो 2,3,4 कोऑर्डिनेट्स है तथा ये 4,1,-2 है, क्रमशः बिंदु में P तथा Q का कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक है।
तो जो दिया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब लिखिए माना, लिखिए माना, माना पी क्यू वेक्टर के एकदम मध्य में, पी क्यू वेक्टर के बिल्कुल मध्य में पी क्यू वेक्टर के बिल्कुल मध्य में एक बिंदु सी है जिसका स्थिति सदिश जिसका स्थिति सदिश जिसका स्थिति सदिश स्थिति सदिश वो आर वेक्टर है। वो सॉरी, यहाँ पर पॉइंट सी नहीं करना था, पॉइंट आर करना है। स्थिति सदिश वो आर वेक्टर है। ओके, तो बताइए क्या मान लिया है? मान लिया है कि पी क्यू वेक्टर के बिल्कुल मध्य में एक बिंदु आर है जिसका स्थिति सदिश वो आर वेक्टर है। ओके, अब हम लोग फटाफट पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ओपी निकाल लेते हैं तथा पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू निकाल लेते हैं। ओके, लिखिए अब ओपी वेक्टर बराबर तो बताइए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो कहिएगा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4 तथा पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, 0। उस टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स में इस 2 को x1 का मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 जो है क्या है, x1 है। ओके, ये 3 जो है x2 है, समझ रहे हैं ना, सॉरी y2 है, और ये 4 जो है z2 है। तथा ये जो ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है इसमें 0 जो है, ये 0 पहला वाला 0 ये x1 का मान है, दूसरा का वाला 0 y1 का मान है, और ये लास्ट वाला 0 z1 का मान है। ओके, तो सुनिए, जब किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 होता है तथा टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 होता है, तो उस स्थिति में उस वेक्टर का कंपोनेंट्स होता है वो होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, तो बताइए ओपी वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ओपी वेक्टर का कंपोनेंट्स हो जाएगा, क्योंकि x2 का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप, 4 माइनस 0 के कैप, ये हुआ ना। 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप प्लस 4 माइनस 0 के कैप। ओके, तो इसलिए ओपी वेक्टर के कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, 2 में से 0 प्लेस करिएगा 2 आई कैप प्लस 3 में से 0 प्लेस करिएगा 3 जे कैप प्लस 4 में से 0 प्लेस करिएगा 4 के कैप। तो बताइए ओपी वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या निकल करके आया? तो कहिएगा ओपी वेक्टर का कंपोनेंट्स जो है वो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ओ क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो लिखिए तथा ओ क्यू वेक्टर बराबर, तो बताइए ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर क्योंकि क्यू बिंदु जो है अंतिम में है, बाद में है, इसलिए क्यू बिंदु के कोऑर्डिनेट्स में 4 को x2 का मान लेते हैं, 1 को y2 का मान लेते हैं तथा -2 को z2 का मान लेते हैं। इसी प्रकार ओ बिंदु पहले है तो ओ बिंदु के कोऑर्डिनेट्स में इस 0 को x1 का मान, इस 0 को y1 का मान तथा लास्ट वाला 0 को z1 का मान लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर का कंपोनेंट बराबर, तो कहिएगा ओ क्यू वेक्टर के कंपोनेंट बराबर होगा, क्योंकि x2 के स्थान पर 4 है तो 4 माइनस
जीरो आई कैप प्लस y2 के स्थान पर 1 है तो 1 माइनस जीरो जे कैप प्लस, बताइए z2 के स्थान पर कितना है, तो कहेगा सर z2 के स्थान पर -2 है तो -2 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ये कैप हो जाएगा। ओके, तो इसलिए OQ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 में से 0 को लेस करिएगा 4 आई कैप प्लस 1 में से 0 को लेस करिएगा 1 जे कैप। हाँ, अब यहाँ पर -2 और -0 है, तो जब -2 में से 0 को लेस करिएगा तो डिफरेंस -2 ही आएगा, और जब -2 को प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 2 के कैप। ओके, तो यहाँ से OQ वेक्टर का कंपोनेंट्स निकल करके आया 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस, तो मैं इसे इरेज कर दूंगा। ओके, तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए, चूंकि बिंदु R जो है, चूंकि बिंदु R जो है, बिंदु R जो है PQ वेक्टर को 1:1 में विभाजित कर रही है। PQ वेक्टर को में विभाजित करती है, इसलिए विभाजन सूत्र से, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से, R बिंदु का स्थिति सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर R बिंदु का स्थिति सदिश OR होगा, R बिंदु का स्थिति सदिश OR होगा, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से R बिंदु के स्थिति सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा कुछ नहीं करना है, ये जो 1 है इस 1 का गुना OQ वेक्टर में करना है तथा इस 1 का गुना OP वेक्टर में करना है और दोनों को जोड़ देना है और उसके बट्टे में इन दोनों एक को जोड़ करके लगा देना है। ओके, क्या करना है यहाँ पर देखिए, तो OR वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 इंटू OQ वेक्टर, बाद में कौन है OP वेक्टर तथा OQ वेक्टर, इन दोनों में बाद में कौन है, तो कहेगा सर बाद में OQ वेक्टर है, इसलिए 1 इंटू बाद वाला वेक्टर प्लस फिर से 1 इंटू, क्योंकि 1:1 में बांट दिया, फिर से 1 इंटू अब पहले वाला वेक्टर, तो अब क्या है, पहले क्या है, तो कहेगा पहले है OP, तो अब लिख दीजिए OP वेक्टर। ओके, अपॉन में इन दोनों एक को जोड़ करके लिख दीजिए, तो 1 प्लस 1। ओके, तो इसलिए OR वेक्टर इज इक्वल टू 1 के स्थान पर 1 दे दीजिए इंटू, बताइए OQ वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, तो कहिएगा सर OQ वेक्टर का कंपोनेंट आया था, OQ वेक्टर का कंपोनेंट 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप है, तो OQ वेक्टर के स्थान पर 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप लिख दीजिए 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, प्लस फिर से 1 दे दीजिए इंटू OP वेक्टर का कंपोनेंट कितना आया था, तो कहिएगा सर OP वेक्टर का कंपोनेंट आया था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो इसलिए OP वेक्टर के स्थान पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप लिख दी। ओके, बट्टी में क्या हो जाएगा, तो कहिएगा बट्टी में 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ओके,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 को 4i कैप से गुना करिएगा तो गुणनफल 4i कैप हो जाएगा, प्लस 1 को 1j कैप से गुना करिएगा तो गुणनफल j कैप हो जाएगा, और 1 को माइनस के 2 के कैप से गुना करिएगा तो गुणनफल माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार प्लस 1 को 2i कैप से गुना करिएगा तो गुणनफल 2i कैप होगा, प्लस 1 को 3j कैप से गुना करिएगा तो गुणनफल 3j कैप होगा, प्लस 1 को 4 के कैप से गुना करिएगा तो गुणनफल 4 के कैप होगा। ओके, अपॉन में 2 लगा दीजिए। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2i कैप 6i कैप हो जाएगा, तो 6i कैप लिख दीजिए। उसके बाद j कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप हो जाएगा, तो प्लस का 4k कैप लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस 2k कैप और यहाँ पर प्लस का 4k कैप। जब 4k कैप में से 2k कैप को लेस करिएगा तो डिफरेंस प्लस का 2k कैप आएगा, प्लस का 2k कैप। ओके, अपॉन में 2 लगा दीजिए। तो बताइए ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप लोग को बोलिएगा हाँ बिल्कुल, अंश में 2 कॉमन है। अंश में क्या कॉमन है, अंश में 2 कॉमन है, तो 2 को आउट कर लीजिए। इसलिए ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 को आउट करने से क्या हो गया, 6i के स्थान पर 3i कैप रह जाएगा। ओके, प्लस 4k कैप के स्थान पर 2k कैप रहेगा, तथा 2k कैप के स्थान पर ओनली k। एक सेकंड, 2 बार k कैप लिख दिया भाई साहब, 2 बार k कैप नहीं लिखना था। तो 4i कैप प्लस 2i कैप 6i कैप, उसके बाद प्लस j कैप प्लस 3j कैप, तो 4j कैप होगा, 4j कैप होगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस जब 4k कैप में से 2k कैप को लेस करिएगा तो डिफरेंस 2k कैप आएगा, तो 2k कैप लिख दीजिए। अब यहाँ भी मिस्टेक हुई गवा, यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, तो कहिएगा 4j कैप के स्थान पर 2j कैप रहेगा। ओके, प्लस 2k कैप के स्थान पर ओनली k कैप रह जाएगा। ओके, अपॉन में 2 लगा दीजिए। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, तो इसलिए ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो बच्चों यही जो है आर बिंदु का स्थिति सदिश है, समझ रहे हैं ना। ये जो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, यही आर बिंदु का स्थिति सदिश है। तो हम लोग अंतिम में लिख देंगे अतः आर बिंदु का स्थिति सदिश, आर बिंदु का स्थिति सदिश, आर बिंदु का स्थिति सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्राप्त होता है। तो ये रहा प्रॉपर सॉल्यूशन, समझे। तो इसी तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 16वें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 17th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 17वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग फटाफट 17वें क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः
ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो बताइए कोई भी त्रिभुज किस स्थिति में समकोण त्रिभुज कहलाती है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल, रेंडमली कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, बताइए तो कोई भी त्रिभुज किस स्थिति में, किस कंडीशन में समकोण त्रिभुज कहलाती है। तो कहिएगा सर, जब किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा और उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी होगा, समझ रहे हैं ना। तो उस स्थिति में उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, एक त्रिभुज बना ले। अब इस त्रिभुज का नामकरण भी कर देते हैं। इस वर्टेक्स को ये मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को बी मान लेते हैं तथा इस वर्टेक्स को सी मान लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, ये जो ए वेक्टर बराबर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, असल में ये ए पॉइंट का स्थिति सदिश है, समझ रहे हैं ना। पॉइंट ए का स्थिति सदिश है, ये जो है पॉइंट बी का स्थिति सदिश है और ये जो है पॉइंट सी का स्थिति सदिश है। तो हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को ए बी साइड का लंबाई चाहिए, बी सी साइड का लंबाई चाहिए तथा ए सी साइड का लंबाई चाहिए। अगर इन तीनों साइड का लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है, ये तीनों कंपोनेंट्स जो है समकोण त्रिभुज का कंपोनेंट्स है या फिर नहीं है। ओके, तो बताइए ए बी साइड का लंबाई कैसे आएगा, समझिए कैसे निकालते हैं। तो लिखिए लिखिए प्रश्न से ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप क्रमशः बिंदुएं ए कॉमा बी तथा सी के स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर। ओके, जो दिया था वो पहले लिख दिया है। अब हम लोग ए बी भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, अर्थात ए बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। ओके, तो लिखिए, अब लिख दीजिए, अब ए बी वेक्टर बराबर, तो बताइए ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। सुनिए, ए बी वेक्टर में बाद में क्या है, तो कहिएगा सर ए बी वेक्टर में बाद में बी है और पहले ए है। ए बी वेक्टर में बाद में बी है और पहले ए है। तो अगर ए बी वेक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, बी बिंदु के स्थिति सदिश में से ए बिंदु का स्थिति सदिश घटा देना, समझ रहे हैं ना। और हाँ, बी बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर बी बिंदु का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर हो जाएगा। फिर से सुनिए, इन दोनों पॉइंट्स में बाद में बी है और पहले ए है। तो क्या करना है कि बी बिंदु की स्थिति सदिश में से ए बिंदु का स्थिति सदिश लेस करना है, बाद वाले की स्थिति सदिश में से पहले वाले का स्थिति सदिश लेस करना है। तो क्योंकि बाद में बी बिंदु है तो बी बिंदु का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर होता है, तो इसलिए बी बिंदु के स्थिति सदिश में से ए बिंदु का स्थिति सदिश घटा देते हैं। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसलिए ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा। बताइए बी बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, तो कहिएगा सर बी बिंदु का स्थिति सदिश है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और इसमें से क्या करना है, घटाना किसको है, ए बिंदु के स्थिति सदिश को। तो बताइए ए बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, तो कहिएगा ए बिंदु का स्थिति सदिश है 3i कैप
माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ओके, बताइए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसके स्थान पर इसी में लिख दीजिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और हाँ, क्या करना है ना, माइनस को 3i कैप से गुना करिएगा तो माइनस का 3i कैप, माइनस को माइनस 4j कैप से गुना करिएगा तो प्लस का 4j कैप, माइनस को माइनस 4k कैप से गुना करिएगा तो प्लस का 4k कैप। ओके, तो यहाँ से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का 3i कैप। जब 2i कैप में से 3i कैप को लीज करिएगा तो डिफरेंस माइनस का i कैप आएगा। कितना आएगा? माइनस का i कैप। ओके, उसके बाद माइनस का j कैप प्लस का 4j कैप। जब 4j कैप में से j कैप को लीज करिएगा तो डिफरेंस प्लस का 3j कैप आएगा। ओके, यहाँ पर है प्लस का k कैप प्लस का 4k कैप, तो 4k कैप प्लस 1k कैप दोनों को जोड़ने पर 5k कैप आएगा। ओके, तो ए बी वेक्टर का कंपोनेंट्स आ गया माइनस ए कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हम लोग ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर सबसे पहले एक स्क्वायर रूट दीजिए। ओके, तो बताइए आई कैप का गुणांक कितना है, तो कहिएगा सर आई कैप का गुणांक -1 है, तो इसलिए -1 का होल टू दी पावर 2 कर देते हैं, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, जे कैप का गुणांक 3 है, तो इसलिए 3 का होल टू दी पावर 2 कर देते हैं, प्लस के कैप का गुणांक 5 है, तो इसलिए 5 का होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल प्लस 1 आएगा, प्लस 3 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल 9 आएगा, प्लस 5 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल 25 आएगा। ओके, तो यहां से इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल क्या आएगा, तो 25 1 26 26 9 35, इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर कितना 35 आया योगफल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 35 आया, 25 1 26 9 35। ठीक है, ओके, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट 35 आया। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर की लंबाई होती है। तो यहाँ से साइड ए बी का लंबाई कितना आ गया, तो भैया भुजा ए बी की लंबाई अंडर रूट 35 आ गया। ओके, अंडर रूट 35 इकाई आ गया। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग फटाफट बीसी भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, अर्थात बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, अब बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले बीसी वेक्टर की कंपोनेंट्स निकालना होगा, तो चलिए फटाफट बीसी वेक्टर की कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो लिखिए बीसी वेक्टर बराबर, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में बाद में सी पॉइंट है और पहले बी पॉइंट है, बाद में सी पॉइंट है और पहले बी पॉइंट है, तो बाद वाले की स्थिति सदिश में से पहले वाला का स्थिति सदिश घटा देंगे। ओके, बाद वाले के स्थिति सदिश में से पहले वाला का स्थिति सदिश घटा देंगे, तो बाद में सी है ना, तो सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर हो जाएगा। इसमें से घटाना है किसको, पहले वाले के स्थिति सदिश को, तो पहले बी है तो बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर ओबी वेक्टर हो जाएगा। ओके, इसलिए बीसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए सी बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, तो कहेगा सी बिंदु का स्थिति सदिश है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो इसलिए सी बिंदु के स्थिति सदिश का स्थान पर सी बिंदु का स्थिति सदिश लिख दीजिए, तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और हाँ, इसमें से लेस करना है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। बताइए किसको लेस करना है, तो कहिएगा बी वेक्टर के स्थिति सदिश को। तो बताइए बी वेक्टर का स्थिति सदिश क्या है, तो कहिएगा बी वेक्टर का स्थिति सदिश है 2i कैप माइनस j कैप
प्लस के कैप। ओके, तो इसलिए BC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा BC वेक्टर बराबर, इसके स्थान पर इसी को लिख देते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और हाँ माइनस को 2i कैप से गुना करिएगा तो माइनस का 2i कैप, माइनस को माइनस j कैप से गुना करिएगा प्लस का j कैप, माइनस को प्लस से गुना करिएगा माइनस k कैप के स्थान पर k कैप। ओके, तो इसलिए BC वेक्टर बराबर क्या आएगा बोलिए, तो कहिएगा आई कैप माइनस 2i कैप, आई कैप में से जब 2i कैप को लेस करिएगा डिफरेंस माइनस का i कैप आएगा। ओके, उसके बाद माइनस का 3j कैप प्लस का j कैप, जब j कैप में से 3j कैप को लेस करिएगा तो डिफरेंस माइनस का 2j कैप आएगा। ओके, और यहाँ पर है माइनस का 5k कैप और यहाँ पर है माइनस का 1k कैप, तो माइनस का 5k कैप माइनस का k कैप बताइए ऐड होकर के कितना आ जाएगा, ऐड होकर के माइनस का 6k कैप आ जाएगा। ओके, हाँ तो अब हम लोग फटाफट BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर रूट लेना है, और बताइए आई कैप का गुणांक कितना है, तो कहिएगा आई कैप का गुणांक -1 है, इसलिए -1 का होल टू द पावर 2 कर देते हैं, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, तो कहिएगा जे कैप का गुणांक -2 है, इसलिए -2 का होल टू द पावर 2 कर देते हैं, प्लस के कैप का गुणांक कितना है, के कैप का गुणांक -6 है, इसलिए -6 का होल टू द पावर 2 कर देते हैं। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहिएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल प्लस 1 आएगा, -2 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल प्लस 4 आएगा, प्लस -6 को 2 बार गुना करिएगा गुणनफल प्लस का 36 आ जाएगा, कितना आएगा प्लस का 36। ओके, तो हम लोग फटाफट इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा बोलिए फटाफट, स्क्वायर रूट ऑफ, तो 36 4 40 से 41, इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल कितना आया 41 आया। ओके, तो इसलिए BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो √41 इकाई प्राप्त हुआ, √41 इकाई प्राप्त हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC वेक्टर की लंबाई जो है वो कितना आया √41 इकाई। ओके, अब हम लोग फटाफट AC वेक्टर की लंबाई निकाल लेते हैं। ओके, अर्थात AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले AC वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालते हैं। ओके, तो लिखिए तथा AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर इन दोनों पॉइंट्स में बाद में C पॉइंट है और पहले A पॉइंट है, तो बाद वाले की स्थिति सदिश में से पहले वाला का स्थिति सदिश लिस्ट कर दीजिए। तो बताइए C पॉइंट का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो भैया सर C पॉइंट का स्थिति सदिश वो C वेक्टर होगा माइनस A पॉइंट का स्थिति सदिश वो A वेक्टर होगा। तो इसलिए AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर C पॉइंट का स्थिति सदिश आई कैप -3j कैप माइनस का 5 कैप 5k कैप है, और इसमें से लिस्ट करना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह दे दीजिए। ए पॉइंट का स्थिति सदिश है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा AC वेक्टर इज इक्वल टू, इसके स्थान पे इसी को लिख दीजिए आई कैप -3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस को 3i कैप से गुना करिएगा माइनस का 3i कैप, माइनस को माइनस से गुना करिएगा प्लस 4j कैप के स्थान पर 4j कैप, माइनस को माइनस से गुना करिएगा प्लस 4k कैप के स्थान पर 4k कैप। ओके, तो इसलिए AC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, AC वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 3i कैप, जब आई कैप में से 3i कैप को लेस करिएगा तो डिफरेंस माइनस का 2i कैप आएगा। ओके, माइनस का 3j कैप प्लस का 4j कैप, जब 4j कैप में से 3j कैप को लेस करिएगा
तो प्लस का 1j कैप आएगा। ओके, उसके बाद 4k कैप माइनस का 5k कैप। जब 4k कैप में से 5k कैप को लेस करिएगा तो डिफरेंस माइनस का k कैप आएगा, माइनस का 1k कैप। ओके, अब हम लोग फटाफट इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट देना है। ओके, बताइए आई कैप का गुणांक कितना है, तो कहिएगा सर आई कैप का गुणांक -2 है, इसलिए -2 का होल टू दी पावर 2 कर दीजिए, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 का होल टू दी पावर 2 कर दीजिए, प्लस के कैप का गुणांक -1 है, तो फिर से -1 का होल टू दी पावर 2 कर दीजिए। ओके, अब मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूँ। भाई साहब क्या हो गया, बताइए क्या हो जाएगा, तो कहिएगा। हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू -2 को सबसे पहले तो स्क्वायर रूट दे दीजिए, -2 को 2 बार गुना करिएगा 4 प्लस 1 को 2 बार गुना करिएगा 1 प्लस -1 को 2 बार गुना करिएगा 1 प्लस 1 आएगा। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर जो फिर कितना आएगा 4 1 5 1 6, तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो √6 इकाई प्राप्त हुआ। ओके, √6 इकाई। अब भाई साहब डायग्राम के अनुसार जो है वो तो असल में एसी भुजा की लंबाई सबसे अधिक होना चाहिए था, लेकिन सबसे अधिक लंबाई किसका है, बीसी साइड का लंबाई सबसे अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं समझिए, हम लोग ना इसको बी मान लेते हैं और इस वर्टेक्स को सी ही रहने देता है और इसको ए मान लेते हैं। ओके, अब ठीक है, वर्टेक्स ए के नजदीक में ए वेक्टर का स्थिति सदिश है, तो वर्टेक्स सी के नजदीक में सी पॉइंट का स्थिति सदिश लिख देते हैं। तो बताइए सी पॉइंट का स्थिति सदिश कितना है, तो कहेगा सी पॉइंट का स्थिति सदिश है आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ओके, अब क्या करते हैं, वर्टेक्स बी के नजदीक में पॉइंट बी का स्थिति सदिश लिख देते हैं। ओके, तो बताइए पॉइंट बी का स्थिति सदिश क्या है, तो कहेगा बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, हाँ, अब आप लोग ध्यान से देखिए, वर्टेक्स ए के नजदीक में ए वेक्टर पॉइंट ए का स्थिति सदिश लिख दिए, वर्टेक्स बी के नजदीक में पॉइंट बी का स्थिति सदिश लिख दिए, तथा वर्टेक्स सी के नजदीक में पॉइंट सी का स्थिति सदिश लिख दिए। ओके, और हाँ, इस त्रिभुज में इस ट्रायंगल में एसी भुजा का वर्ग जो है, एसी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं अर्थात ए बी भुजा का वर्ग तथा एसी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो चलिए फटाफट चेक करके देखते हैं, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट बीसी भुजा का वर्ग करते हैं अर्थात बीसी वेक्टर का वर्ग करते हैं। ओके, तो लिखिए चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, तो कहेगा बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √41 आया था। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर का होल टू दी पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर इधर भी होल टू दी पावर 2 करना होगा, कर दीजिए फटाफट। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बीसी का होल टू दी पावर 2 बराबर 41 आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वर्ग करते हैं, देखते हैं उसका वैल्यू कितना आ रहा है। अब लिखिए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया है,
तो कहेगा सर √6 का ही आया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू √6 है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर होल टू द पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा √6 का होल टू द पावर 2 हो जाएगा, और जब √6 को 2 बार गुना करिएगा तो गुणनफल 6 आएगा। तो एसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का होल टू द पावर 2 का वैल्यू 6 प्राप्त हुआ। अब हम लोग फटाफट ए बी का होल टू द पावर 2 करके देखते हैं कितना आ रहा है वैल्यू। लिखिए तथा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, तो कहिएगा ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर दिया है, सॉरी आया था √35। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होल टू दी पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दीजिए, सॉरी इधर भी वर्ग कर दीजिए। जब √35 को 2 बार गुना करिएगा तो गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल 35 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर किए तो वैल्यू कितना आया, सॉरी 35 आया। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि शेष को लिख दीजिए, चूंकि बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का होल टू द पावर 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर का होल टू द पावर 2 के बराबर है। ओके, मतलब इस ट्राइंगल के दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है, इन दोनों का योगफल जो है इसके बराबर आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो लिखिए इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, एबीसी एक समकोण राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के वर्गों का योगफल जो है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के वर्ग के बराबर है। फिर से सुनिए, यहाँ पर ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वर्ग है जिसका वैल्यू कितना आया है, 35 आया है, तथा यहाँ पर ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वर्ग है और इसका वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। तो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के वर्गों का योगफल कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, तथा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वर्ग कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है, मतलब इन दोनों का योगफल इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, क्योंकि समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ओके, तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 18th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बताइए 18th क्वेश्चन क्या है। हम्म 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को इन चारों स्टेटमेंट्स में बताना है
कि कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। चलिए देखते हैं। ए बी वेक्टर का मतलब हुआ ये वेक्टर, बी सी वेक्टर का मतलब ये वेक्टर। तो असल में ये ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर जो है वो ए सी वेक्टर का कंपोनेंट्स है। फिर से सुनिए, ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर जो है वो ए सी वेक्टर का कंपोनेंट्स है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग सुनिए, इसलिए हम लोग ट्रायंगल रूल से लिखिए, यहां पर सही से लिखिए, चूंकि ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर का कंपोनेंट्स है, ए सी वेक्टर का कंपोनेंट्स है अर्थात घटक है। इसलिए त्रिभुज नियम से ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। सुनिए, क्योंकि ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर जो है ए सी वेक्टर का घटक है, ए सी वेक्टर का घटक है, कंपोनेंट्स है। इसलिए हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, त्रिभुज के नियम से ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब क्या है ना, ए सी वेक्टर को उधर लेकर के चले जाइए, ए सी वेक्टर को बराबर के दाईं ओर लेकर के चले जाइए, तो बताइए क्या होगा। तो कहिएगा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, सॉरी माइनस का ए सी वेक्टर। जब इस ए सी वेक्टर को बराबर के दाईं ओर भेज दिया है, बराबर के दाईं ओर लेकर के चल गए हैं, तो क्या हो गया, माइनस का ए सी वेक्टर। अब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर के दाईं ओर वाले एक्सप्रेशन को पहले और इस 0 को बाद में, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब 0 को 0 वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, इन चारों के स्टेटमेंट्स में ये स्टेटमेंट कहीं पर दिख रहा है? आप लोग बोलिएगा हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट जो है वो दूसरा स्टेटमेंट है, बी नंबर स्टेटमेंट यही है। इसका मतलब यह है कि ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ओके, अब सुनिए, हम लोग चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे समझिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, क्योंकि माइनस ए सी वेक्टर है ना, माइनस ए सी वेक्टर है, इन दोनों पॉइंट्स में, वेक्टर के इन दोनों पॉइंट्स में ए पॉइंट पहले और सी पॉइंट बाद में है, ए पॉइंट पहले है सी पॉइंट बाद में है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को बदलते हैं, आपस में बदलते हैं, तो ये साइन जो है ना प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, कैसे समझिए, साइन माइनस से प्लस हो जाएगा और सी पॉइंट पहले आ जाएगा, ए पॉइंट बाद में चला जाएगा। ओके, बराबर 0 वेक्टर के स्थान पर 0 वेक्टर। बताइए, ये स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट्स में कहीं पर दिख रहा है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिख रहा है, पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है। ओके, अब हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे समझिए, यहीं पर नीचे में लिख देते हैं, ए बी वेक्टर के स्थान पर, ए बी वेक्टर के स्थान पर ए बी वेक्टर लिख दीजिए। ओके, अब
इस वेक्टर के दोनों पॉइंट्स में, इस वेक्टर के दोनों पॉइंट्स में बी पॉइंट पहले है और सी पॉइंट बाद में है। तो जब सी पॉइंट को पहले और बी पॉइंट को बाद में लिखिएगा, अर्थात जब इन दोनों पॉइंट्स को इंटरचेंज करिएगा, आपस में बदलिएगा, तो ये साइन जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से माइनस सी को पहले ला लीजिए और बी को बाद में दे दीजिए। ओके, तो क्या हो गया, ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। और हाँ, ये स्टेटमेंट भी है डी नंबर स्टेटमेंट, समझ रहे हैं ना। ये स्टेटमेंट डी नंबर स्टेटमेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी नंबर स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, अब ये सही है क्या, फटाफट चेक करें। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, नहीं ये कैसे हो सकता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर है ना। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर है, माइनस सी ए वेक्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में सी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ओके, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को 18th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बताइए 19th क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर है किसी अदिश लेम्डा के लिए, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में वो संरेख सदिश के बारे में बताया था। तो बताइए संरेख सदिश क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है तथा एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा बी वेक्टर के रूप में रहेगा, समझ रहे हैं ना, या बी वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा ए वेक्टर के रूप में रहेगा, तो ही इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा, संरेख सदिश कहा जाएगा। फिर से सुनिए, जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा ए वेक्टर के रूप में रहेगा, तो ही इन दोनों सदिश को एक साथ कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा, संरेख सदिश कहा जाएगा। ओके, या फिर दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज समान अनुपात में हो, प्रोपोर्शनल हो, तो भी इन दोनों वेक्टर्स के साथ कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाएगा, समझ रहे हैं ना। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी वेक्टर इज इक्वल टू लेम्डा ए वेक्टर है। ओके, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लेम्डा बी वेक्टर। अब ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लेम्डा के स्थान पर प्लस माइनस है, समझ रहे हैं ना, लेम्डा के स्थान पर प्लस माइनस है। ओके, तो ये बी स्टेटमेंट भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, लेम्डा के स्थान पर प्लस माइनस है। हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर जो है ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर के रूप में। ओके, सी स्टेटमेंट क्या है, फटाफट इसको भी पढ़िए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं। सी कथन में कहा गया है, सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो है वो समान अनुपात में नहीं है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो है, दिक् अनुपात जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, समान अनुपात में नहीं है। तो बताइए, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का दिक् अनुपात समान अनुपात में है ही नहीं, तो फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख सदिश कैसे हो सकता है। इसलिए सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये सी स्टेटमेंट गलत है, ये तो गलत है भाई साहब। ओके, अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है, फटाफट पढ़िए। दोनों सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। अब क्या है ना कि सुनिए, संरेख सदिश होने के लिए, कोलिनियर वेक्टर्स होने के लिए परिमाण का समान होना आवश्यक नहीं है, परिमाण का समान होना आवश्यक नहीं है। परिमाण जो है वो समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, इस कथन के अकॉर्डिंग भी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स होगा। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, तो तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये सी स्टेटमेंट जो है, सी कथन जो है गलत है। ओके,
तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 को फिनिश कर दिया है। आप लोग फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।